हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट, हम लोग हमारा यूनिट 2 पढ़ रहे थे और यूनिट 2 में हम ऑलरेडी 2 लॉज के बारे में बात कर चुके हैं। यूनिट 2 का हमारा नाम है टॉपिक्स ऑफ लॉज, जिसमें कि हम डिफरेंट लॉज को पढ़ेंगे। सो इस वीडियो से हम एक नए लॉ के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते कि हमने कौन से दो लॉज के बारे में बात की थी। वो दोनों लॉज कौन से थे? पहला था लॉ ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लॉ होने वाला है और ये है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जी हाँ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्लैट के पर्सपेक्टिव से, या फिर अगर आपको दूसरे भी लॉ एंट्रेंसेस वगैरह देना है, लाइक आईलेट वगैरह देना है, तो उसके लिए लॉ ऑफ टॉर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे सीधे 8-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट से। सो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट बहुत अच्छे से समझना है। 12th के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, हमें कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी समझना है। सो ऑल्दो आपकी बुक में एक तरीके से बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, क्लैट के लिए हमें और हायर लेवल की पढ़ाई करनी होगी। बट जब बेसिक क्लियर होगा तभी तो हमें हायर लेवल की चीजें समझ में आएगी। अगर बेसिक्स ही अच्छे से समझ नहीं आएगा तो हायर लेवल की चीजें कैसे समझ में आएगी? और अगर आप लोग यहाँ पे बेसिक्स कवर अप कर लेंगे तो जब मैं आप लोगों को एडवांस लेवल की क्लासेस लूंगा बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज की, लाइक लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सो वहां पे आपको चीजें और आसानी से मिलेगी। तो आप जब वो वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको वहां पे चीजों की और आसानी होगी। साथ ही साथ मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे इट्स ऑल लीगल सीरीज करके एक सीरीज स्टार्ट की गई है। उस सीरीज में बहुत सारे लीगल फैक्ट्स हैं, बहुत सारा लीगल नॉलेज है। सो वो आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग अपने लीगल नॉलेज को एनहांस कर सकें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आप लोग प्लीज चेक कीजिए वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब पे भी मिलेगा, ऐप में भी मिलेगा। सो वेबसाइट और अगर ऐप में अगर आपको पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा लर्निंग करके एक वो चीज आती है, आप एक्स्ट्रा लर्निंग पे जाएंगे तो वहां पे इट्स ऑल लीगल सीरीज करके वो मिलेगा। और अगर आप यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे ही आप इट्स ऑल लीगल सीरीज करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट से। अब पहले लॉ ऑफ टॉर्ट से स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हमारे लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको ब्रशन अप करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी एक चीज बता चुका हूं कि कोई भी लॉ होता है तो उसको हम किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम सिविल और क्रिमिनल पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। सो एक बार हम उसका डिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि लॉ को हम सिविल और किसमें क्रिमिनल में डिवाइड करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हर लॉ में अप्लाई होगा। सो एक बार हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट का उस कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा लेना देना है। सो हम लॉ को किस में डिवाइड करेंगे? हम लॉ को डिवाइड कर सकते हैं, पहला हो जाएगा सिविल और दूसरा हो जाएगा क्रिमिनल। ठीक है, लॉ का 2 तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, सिविल और दूसरा क्या है, दूसरा है क्रिमिनल। ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल। सो हमने देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी भी एक तरीके से सिविल नेचर वाली चीजें हैं। अभी तक हम लोग क्रिमिनल लॉज पे आए नहीं हैं। इसके बाद वाला जो आपके इसमें वो लॉ ऑफ क्राइम्स ही है, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन अब बारी यहाँ पे आती है, हम क्योंकि टॉर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टॉर्ट्स किसका पार्ट है? लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल का पार्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट क्रिमिनल का पार्ट है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सिविल लॉज क्या होते हैं? सिविल लॉज वो लॉ होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में, जिनका रुपए से लेना देना होता है। यहाँ पे पनिशमेंट जैसा ज्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरा नुकसान हुआ है तो सामने वाला इंसान उसकी भरपाई करेगा, सामने वाला इंसान उस डैमेजेस के लिए मुझे पे करेगा। जेल वेल डालने वाली जैसी सिचुएशन नहीं होती है यहाँ पे। और क्रिमिनल मतलब क्या होता है? क्रिमिनल मतलब बेसिकली होता है कि आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, लाइक किसी का खून कर दिया है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, मर्डर वगैरह, रेप वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, ये क्रिमिनल है। वहीं 2 भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही, अब 2 भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही, तो वो सिविल मैटर हो गया, उनका प्रॉपर्टी का मैटर है। कोर्ट देखेगा कि किसने किसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, और जिसने कब्जा किया है वो उसको उतनी प्रॉपर्टी दे देगा। सो यहाँ पे पनिशमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स वाला देखा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। हम लोग मान लो सिविल में हम क्या कहते हैं, लाइक मान लो किसी ने किसी का खून कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन ने दूसरे इंसान को पेट में चाकू मार दिया, तो उसका मर्डर कर दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑफेंस। उसको हम ऑफेंस बोलेंगे ना,
कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, कुछ गलत हुआ है। वहीं अगर सिविल में चीजें गलत होती है तो सिविल में हम ऑफेंस नहीं बोलते हैं, सिविल में हम क्या बोलते हैं, सिविल में हम बोल देते हैं सिविल रॉन्ग। आपने ये जो वर्ड देखा होगा उसमें बोला जाता है सिविल रॉन्ग, क्योंकि ये छोटे नेचर के होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको कंपनसेशन पे करना पड़ता है डैमेजेस के लिए। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। एक चीज और, जैसे जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, अगर आपने इंडियन हम लोग जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तब मैं ऑलरेडी आपको ये वाला डिफरेंस बता चुका हूं, लेकिन तब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आप भूल गए हैं तो वो रिवाइज हो जाएगी और नहीं भूले तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। वो चीज मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने ये बताया था कि कोई भी क्राइम होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये क्राइम पूरे स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, ये क्राइम पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। ऐसा क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान का खून कर दिया है, ठीक है, अब खून कर दिया है तो आपने ये माहौल नहीं देखा, घर में एकदम पूरा माहौल बन जाता है, जैसे कोई भी अपने छोटा बच्चा होता है तो उससे बोल देते हैं कि किसी अनजान आदमी से मत मिलना, एक पूरा डर का माहौल हो जाता है ना। अगर मान लो आपके इलाके में किसी का अच्छे से मतलब किसी का मर्डर हो जाए तो एक पूरा डर वाला माहौल हो जाता है। सो यहाँ पे अगर कोई भी क्राइम होता है, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट क्राइम होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्राइम जो है वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। किसके अगेंस्ट हुआ है? स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। ऑल्दो पर्सन ए जो है, ये जो इंसान ए ये जाके बी को मार रहा है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये जो क्राइम हुआ है ये बी के अगेंस्ट नहीं हुआ है, ये क्राइम जो हुआ है ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, ये पूरे स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपको ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ ये चीज आपको नहीं पता है, सो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट 1 है, आप पार्ट 1 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का देखेंगे, उसमें मैंने सिविल और क्रिमिनल का डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया है, तो आप उसको चेक कीजिए। और नहीं तो फिर इसके बाद में अब जो वीडियो आएगा, जो इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो होगा लॉ ऑफ क्राइम। उसमें मैं बहुत अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा सिविल और क्रिमिनल, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अभी बस मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता रहा हूं ताकि आपका भी रिवीजन हो, ऑल्दो आपको सारे वीडियोस देखते हुए आना है। ठीक है, तो आपको सिविल और क्रिमिनल का मतलब यहाँ पे समझ में आया कि क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं, सिविल लॉज क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। सो अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल का पार्ट है कि क्रिमिनल का पार्ट है। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ना वो इन दोनों के कहीं बीच में है, ना ही वो कंप्लीट सिविल है ना ही वो ज्यादा कंप्लीट क्रिमिनल है, इन दोनों का बीच वाला पार्ट है। ठीक है, सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स को हम कहां पे लिखते हैं, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, यहां आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। यहां क्या आएगा, यहां आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, यहां आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक, ये वाली चीज समझ में आई कि यहाँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स आएगा, वो सिविल, उस लॉ ऑफ टॉर्ट में थोड़ा सा सिविल वाला पार्ट भी है और थोड़ा सा क्रिमिनल वाला पार्ट भी है, तो इसलिए उसको हमने कहीं बीच में रखा है। लेकिन अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पे, इस डिस्क्लेमर को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। बार बार आपकी बुक में लॉ ऑफ टॉर्ट को, या बार बार बुक को भी छोड़ो, बार बार लॉ ऑफ टॉर्ट को सिविल नेचर का माना जाता है। सिविल नेचर का इसलिए माना जाता है कि मैंने अभी आपको बताया है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में सिविल का भी पार्ट है और लॉ ऑफ टॉर्ट में क्रिमिनल का भी पार्ट है, लेकिन किसका हिस्सा ज्यादा है, ज्यादा हिस्सा सिविल वाले नेचर का है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि सिविल वाले का यहाँ पे हो गया 70% और क्रिमिनल वाले का हो गया 30% लॉ ऑफ टॉर्ट में। तो हमने ज्यादा देखा है कि ज्यादा हिस्सा सिविल वाले उसका है, तो इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स को हम सिविल उसमें डील कर लेते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा सा सिविल वाले मैटर में ले आते हैं। ठीक है, ये चीज में समझ में आई। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सिविल और क्रिमिनल दोनों का पार्ट है, सिविल लॉ भी है क्रिमिनल लॉ भी है, दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम लोग ज्यादातर लॉ ऑफ टॉर्ट्स को सिविल उसमें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सिविल की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है कंपेरेबल टू क्रिमिनल। अब कैसे सिविल की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है और कैसे क्रिमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स कम है, ये जब हम लोग पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ लेंगे आपको ही अपने आप समझ में आ जाएगा। जो स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बोला है, ये स्टेटमेंट
ट्रस्ट में आप जब पूरे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के वीडियो देख लेंगे, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग पार्ट्स में आपको वीडियो मिलेंगे, जब आप ये पूरे पार्ट्स देख लेंगे तब जो मैंने अभी आपको जो स्टेटमेंट बोला है ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी समझ में आई। सो आपकी बुक में कई बार लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्रिमिनल वर्ड भी यूज किया गया है और कई बार सिविल वर्ड भी यूज किया गया है। सो लॉ ऑफ टॉर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिविल का पार्ट ज्यादा है, क्रिमिनल का पार्ट कम है। क्लियर हुई? तो हमें पूरी बेसिक चीज समझ में आ गई है। अब हम वापस चलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट पे कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है। आपके मन में एक पूरा बैकग्राउंड बन गया है कि जो मैं आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था वो पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शनल डेफिनेशन, जो कि आपकी बुक का पहला टॉपिक है। लॉ ऑफ टॉर्ट को डिफाइन कैसे किया गया है, टॉर्ट का मतलब क्या है। आपको ये तो पता है कि लॉ का मतलब क्या है। अब यहाँ पे जिस वर्ड का आपको मतलब नहीं पता है वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड है टॉर्ट। टॉर्ट मीन्स रॉन्ग। ठीक है, टॉर्ट मतलब होता है कि कुछ गलत किया गया हो। ठीक है, टॉर्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड है। कौन से लैटिन वर्ड से निकला है? टॉटम। ये एक लैटिन वर्ड है, उससे वर्ड निकाल के इंग्लिश में टॉर्ट बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज सिविल रॉन्ग विच मीन्स ट्विस्टेड और क्रूक्ड। अब देखो, टॉर्ट मतलब होता है, टॉर्ट एक तरीके से ट्विस्टेड लॉ है, एक ऐसा लॉ जो आसानी से समझ में नहीं आने वाला, बहुत ट्विस्टेड लॉ है। और टॉर्ट मतलब बेसिकली होता है कि कुछ गलत हुआ गया है उसके लिए लॉ है। ठीक है, किसी इंसान के साथ में कुछ गलत कर दिया है उसके लिए लॉ है। अब मैंने सिविल नेचर का बताया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम ऐसे लेंगे कि एक इंसान है राम, राम ने कुछ डैमेजेस कर दिए, राम ने कुछ ऐसी कोई हानि पहुंचा दी, ठीक है, जिससे कि मुझे नुकसान हो गया है, तो राम उसका कंपनसेशन पे करेगा। फॉर एग्जांपल राम ने क्या किया, क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम टॉर्ट का? राम वो है, हाँ ठीक है, आ गया एग्जाम्पल, ध्यान आ गया। ठीक है, मैंने कुछ खाना ऑर्डर कर दिया, मैंने खाना ऑर्डर किया भैया। अब जब मैं खा रहा था तो उसमें से मुझे क्या कुछ कीड़े मकोड़े निकले। ठीक है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसमें से कुछ कीड़े मकोड़े निकले। तो अब मुझे तो कहीं ना कहीं उस होटल वाले के खिलाफ एक्शन लेना होगा। मतलब एक तो वो हो सकता है कि अपन फोन पे कॉल कर देते हैं, उनको डांट देते हैं, वो रुपए रिफंड कर देते हैं, वो नहीं। अब मुझे यहाँ पे अगर लीगल एक्शन लेना है तो वो किस में आएगा? वो लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा। मतलब उस होटल वाले की वजह से मेरा नुकसान हुआ, तो मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करेगा, वो कंपनसेशन पे करेगा। सो ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ये कुछ ऐसे मामलों से डील करता है। मैंने आपको जस्ट ये एग्जांपल दिया है, एग्जैक्ट यही नहीं है, मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है। सो ये इसको हम ट्विस्टेड लॉ बोलते हैं क्योंकि ये आसानी से समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और लॉ और टॉर्ट क्या है? टॉर्ट मतलब है रॉन्ग। ठीक है, सो अब थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10-15 मिनट में आपको पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट की और एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। बस 10 मिनट और 10 मिनट में आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। इट इज डिफाइंड एज अ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ईदर intentional or accidental that result in injury or harms to other who in turn has recourse to civil remedies for damages or a court order or injection। यहाँ पे क्या है? इंटेंशनल है, इंटेंशनल। ठीक है, अब ये है जो टॉर्ट है वो एक रॉन्गफुल एक्ट है। ये वो रॉन्गफुल एक्ट है जो सामने वाला इंसान करता है, या तो इंटेंशनली करता है या एक्सीडेंटली करता है। इंटेंशनली और एक्सीडेंटली का क्या मतलब है? यहाँ पे आप ये मतलब समझो, इंटेंशनली मतलब कि पहले एक्सीडेंटली मतलब समझ लेते हैं कि गलती से हो गया, उससे गलती से कैसे हो गया? मान लो वही मैंने होटल में खाने का ऑर्डर किया था, होटल वाले ने मस्त अच्छा बढ़िया सा उसने खाना बनाया मेरे लिए, लेकिन जब वो पैकिंग कर रहा था, खाने को पैक करके वो मुझे देगा क्योंकि घर पे डिलीवरी होगी उसकी, तो जब वो खाने को घर पे देगा तो बहुत अच्छे से पैक करेगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया जिस पेपर से वो उसे पैक कर रहा था, जिस कॉइल से वो उसे पैक कर रहा था, उस कॉइल में कुछ कीड़े मकोड़े थे। तो बाय चांस उसने वो कॉइल लगाना हुआ उसके ऊपर, और वो जो कीड़े मकोड़े थे, जो भी वो इंसेक्ट्स वगैरह थे, वो सब मेरे खाने में आ गए। तो ये हुआ एक्सीडेंटली, उसकी मंशा नहीं थी लेकिन उससे हो गया। अब इंटेंशनली ये है कि मैंने कुछ ऑर्डर वगैरह किया, उसने देख लिया कि कीड़े मकोड़े हैं उसमें, तो उसने सोचा जाने दो, क्या करेगा सामने वाला, ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेगा, कीड़े मकोड़े तो हैं, अब मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा, उसने उसी से पैक कर दिया। सो ये एक तरीके से रॉन्ग है, एक सिविल रॉन्ग है, जिसमें सामने वाला इंसान कोई गलती करता है, या तो वो इंटेंशनली गलती करेगा या वो एक्सीडेंटली गलती करेगा।
ठीक है, दैट रिजल्ट इन इंजरी और हार्म्स टू अदर, और उससे क्या होगा कि सामने वाले को हार्म होगा। ठीक है, वही होटल वाले ने कोई गलती करी तो उसका हर्जाना मुझे भरना पड़ा क्योंकि हार्म मुझे हुआ, मुझे नुकसान हुआ। अब मान लो अगर मैं ध्यान से नहीं देखता कि उस खाने में कीड़े मकोड़े हैं और मैं वो खाना खा लेता और अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती तो अल्टीमेटली हार्म मुझे हुआ ना। ठीक है, तो सामने वाले एक्ट ने, सामने वाले इंसान ने कोई ऐसा कुछ काम किया है, वो इंटेंशनली भी कर सकता है, वो एक्सीडेंटली भी कर सकता है, और उस काम की वजह से मुझे नुकसान हुआ हो, सामने वाले पर्सन को हार्म हुआ हो। Who in turn has recourse to civil remedies for damages or a court order to injection। अब जब मुझे नुकसान हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक तरीके से क्या चाहिए होगा, मुझे उस नुकसान की भरपाई चाहिए कि उसके वजह से मुझे नुकसान हुआ है, तो मैं क्यों उस नुकसान को भरूं। ठीक है, तो मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में ये हुआ कि जो मुझे नुकसान हुआ है उसकी रेमेडी, उसका हर्जाना सामने वाले इंसान को भरना पड़ा है। ठीक है, सो ये है लॉ ऑफ टॉर्ट। अब यहां पे है ऑर्डर और इंजंक्शन। ठीक है, ऑर्डर और इंजंक्शन, इंजेक्शन में, इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन जो होता है इसको आप अभी के लिए ऐसे समझो कि एक ये ऑर्डर होता है, मतलब बहुत फास्ट लिया गया ऑर्डर होता है। जैसे हम कई बार नहीं बोलते कि कोर्ट एकदम सरकार से बोलती कि रुक जाओ, अभी ये काम मत करना। कई बार मतलब बहुत सारे केसेस वगैरह चल रहे रहते हैं। मान लो कि किसी की बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, आपने सुना भी होगा, ये बहुत बॉलीवुड स्टार में ये चीजें चल रही रहती है। सो यहाँ पे क्या, अतिक्रमण वाले आए और वो अतिक्रमण वाले बोल रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग बनाई है इस बिल्डिंग को हम लोग तोड़ेंगे, इस बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने सरकार की जमीन पे बनाई है। अब होता यह है कि मान लो ये वाला, इस बिल्डिंग का जो मालिक है ये चले गया कोर्ट, कोर्ट में उसने बोला कि ये देखो साहब मेरी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग है मैंने मेरी जमीन पे बनाई है। तो कोर्ट कई बार बहुत तुरंत ऑर्डर पास करती है कि भैया तुम लोग रुक जाओ, तुरंत वहीं पे रुको तुम लोग, अभी उस बिल्डिंग को कुछ मत तोड़ना, अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो इसे तुरंत में जो ऑर्डर, जो एकदम फास्ट की अभी ऐसा करना, उसे हम बोलेंगे इंजंक्शन। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंजंक्शन। ठीक है, सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केस। अब हमने ये वाली स्टेटमेंट पढ़ लिया है, इस वाले स्टेटमेंट से अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सामने वाले ने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, कोर्ट उसको कुछ एक अच्छा अमाउंट बताएगी कंपनसेशन का कि उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है तो वो मुझे इतने रुपए पे करेगा। वहीं अगर ये क्रिमिनल केस होता, ठीक है, वहीं अगर सामने वाला इंसान आके किसी का मर्डर कर देता तो उसको फिर इतना कोर्ट नहीं बोलती कि चलो तुम रुपए दे दो, फिर कोर्ट बोलती कि इसको पहले अंदर लेके जाओ, इसको थोड़ा जेल हेल में डालो, फिर हम देखेंगे, फिर जरा हम केस की सुनवाई करेंगे तारीख पे तारीख, लेकिन पहले जरा अभी इसको पकड़ के अंदर करो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और इनका डिफरेंस हम लोग डिटेल में जानेंगे लॉ ऑफ क्राइम में, और मैंने आपको किस में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी बता दिया था। सो व्हाट आर इंजेक्शंस, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्ट, लाइक व्हाट आर इंजेक्शंस, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इंजेक्शंस क्या क्या है, इंजेक्शंस क्या होते हैं। एक वो ऑर्डर जो तुरंत दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि रुक जाओ, ठीक है, वो होता है इंजंक्शंस। अब यहां पे क्या बताया गया है, यहां पे बताया गया है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्ट लाइक इंटेंशनल, एक्सीडेंटल, वी विल लर्न अबाउट देम इन दिस डिटेल। अब जो टॉर्ट्स होते हैं वो इंटेंशनल भी होते हैं, एक्सीडेंटल भी होते हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे। अभी जो मैंने आपको खाने वाला जो एग्जांपल दिया, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बना के एग्जांपल दिया कि अभी के लिए आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में, इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि इंटेंशनल और एक्सीडेंटल टॉर्ट्स पे, इनमें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इंटेंशनल टॉर्ट क्या होते हैं और एक्सीडेंटल टॉर्ट क्या होते हैं। क्लियर हुई, ये वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। देन पॉइंट्स टू रिमेंबर, various laws are overlapping with tort law like criminal law, we cannot apply only one law at a time। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे समझना है तो ही आपके मन में डाउट नहीं आएंगे, नहीं तो बहुत सारे डाउट आएंगे। आपने कई बार देखा होगा, ये सब भूल जाओ जरा, इस थोड़ी देर के लिए इसको भूलो जो लिखा है यहाँ पे। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोर्ट में केस चलता है, ठीक है, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो दो पक्ष होते हैं, ठीक है, तो जब भी वहां पे कोर्ट में केस चल रहा रहता है, जब वकील अपनी दलील देता है जज साहब के सामने,
ठीक है, तो वो कितने सारे आरोप लगाता है, वो क्या एक ही आरोप पे करता है? आपने कई बार मूवी में भी देखा होगा ना कि इस सेक्शन के तहत देखो जज साहब ये हुआ, इस सेक्शन के तहत ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो कुछ 5-6 क्राइम बता देता है कि सामने वाले इंसान ने 5-6 क्राइम किया है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट को भी हम सिर्फ सिंगल नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ टॉर्ट के साथ साथ में हो सकता है वो उस इंसान ने उस लॉ ऑफ टॉर्ट में कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ भी ओवरलैप कर रहा हो, कहीं ना कहीं सिविल लॉ भी ओवरलैप कर रहा हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट का भी एग्जांपल हो सकता है, वो लॉ ऑफ क्राइम का भी एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि लॉ हमेशा हम ऐसे नहीं पढ़ते ना कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है। ऐसे तो लॉ है, लेकिन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ओवरलैप कर रहा है। सो हमें उन दोनों लॉज को कहीं ना कहीं साथ में लेके चलना है। और जब भी कोर्ट में केस फाइल होता है तो सिर्फ एक धारा पे नहीं होता, बहुत सारे सेक्शंस बता दिए जाते हैं, बहुत सारे लॉज बता दिए जाते हैं कि इस लॉ का वायलेशन है, इस लॉ का वायलेशन है। क्योंकि वकील का काम क्या होता है? वकील का काम यह है कि सामने वाले को बहुत बुरी तरीके से रगड़ना। मतलब अब मान लो कि मेरे पास मेरा क्लाइंट आया और मेरे क्लाइंट ने बोला कि देखो भैया, उस सामने वाले इंसान में मतलब एक महिला आई और उसने बोला कि मेरे ससुराल में डोमेस्टिक वायलेंस के कारण मुझे मेरे घर वाले, ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। तो अब मान लो मैं वकील हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैंने देखा कि अच्छा परेशान करते हैं, तो मैंने परेशान का 2-3 और उसमें धाराएं जोड़ दी और मैंने 3-4 अच्छी खासी अच्छा बताया। और फिर मैंने जज साहब को बताया कि देखो इसका पति परेशान करता है, इसका पति मारता है, इसके घर वाले दहेज लेने की बोल रहे हैं। तो कितने कितने सारे लॉज आ जाते हैं, उसमें कितनी सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, कई बार उसको डिफेम करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा। तो कोई भी लॉ को सिंगल नहीं पढ़ा जा सकता है। तो वही अगर मैं आपको जैसे कोई एग्जांपल दूं तो उसमें बोलोगे कि सर ये तो हम मर्डर में भी ले सकते हैं, सर ये तो हम क्राइम में भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं टॉर्ट का भी पार्ट है। तो सारे लॉज की इंटरलिंकिंग होती है, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इनिशियल क्लासेस हैं, अभी आपको आपका बेस बनाना है लॉ में। और अगर आप सिर्फ ऐसा सोचेंगे कि बुक्स का पढ़ के मार्क्स ले ले तो वो बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन आपका लॉ में कभी बेस नहीं बन पाएगा। सो आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना होगा अगर आपको लॉ में आगे कुछ करना है। सो ये आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोर्सेज ऑफ टॉर्ट लॉ। अब हमने यहाँ पे देखा है कि हर कानून का कुछ ना कुछ सोर्स होता है। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का क्या है तो इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। ठीक, हम हर लॉ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होता है ना। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का कहाँ सोर्स है, लॉ ऑफ टॉर्ट का ओरिजिन कहाँ पे है? ठीक है, हमें वो चीज देखनी है। ठीक, तो मोस्ट कॉमन लॉ सब्जेक्ट, मोस्ट कॉमन लॉ सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है ये देखते हैं। रूल्स ऑफ टॉर्ट्स लॉ डेवलप नॉट फ्रॉम एनी स्टैट्यूट और नो एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट बट फ्रॉम सेंचुरी ऑफ जुडिशियल डिसीजन। जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो मोस्ट कॉमन लॉ कंट्रीज से बिलोंग करता है। अभी कॉमन लॉ क्या होता है? देखो, कॉमन लॉ वो होता है, एक तरीके से वो समझो कॉमन लॉ कंट्रीज वो होती है जहां पे कि हम देखते हैं कि जहां पे जुडिशियल प्रेसिडेंट भी लॉ बनाते हैं, जहां पे जुडिशियल के जजमेंट है वो भी लॉ की तरह काम करते हैं। अब आप याद करो यहाँ पे यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 में हमने जुडिशरी की बात की थी। तब मैंने आपको ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ बोल रही है तो वो एक तरीके से कानून ही बन जाता है लोअर कोर्ट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज बोली तो वो फॉलो हो ही जाती है। ठीक है, सो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो कहीं कोई पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। लॉ ऑफ टॉर्ट कहीं नहीं लिखा है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ओरिजिन कहां पे? लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ओरिजिन है जुडिशरी के जजमेंट्स। अगर लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे अगर हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जैसे कुछ केस वगैरह करना हो तो कैसे होते हैं? हम लोग जुडिशरी के प्रीवियस केसेस देखते हैं कि जुडिशरी कैसे जजमेंट दे रही है, और फिर जब केस फाइल करता है तब वकील यही बोलता है कि देखिए आपने उस टाइम पे ऐसा ऐसा जजमेंट दिया था, इतना इतना कंपनसेशन मिला था, तो मेरे क्लाइंट के साथ भी तो यही सारी चीज हुई है, अब इसको भी तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहीं पे लिखा नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए क्या करना होता है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए हम लोग जुडिशरी के प्रीवियस जजमेंट्स देखते हैं। इसका कोई स्टैट्यूट नहीं है, ना ही पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया है। इंडिया में क्या है? वी हैव बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, हाउएवर देयर इज नो स्टैट्यूट्स दैट कॉम्प्रिहेंसिव डील विद टॉर्ट लॉ एज अ सेपरेट एरिया ऑफ लॉ। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सिविल लॉ भी है, हमारे यहाँ पे क्रिमिनल लॉ भी है, लाइक
इंडियन पीनल कोड हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये सब क्या हो गया, एक सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, लेकिन कोई टॉर्ट लॉ नहीं है। ठीक है, यहां पे जो चीजें होती है, यहां पे जो चीजें वो जुडिशरी के जजमेंट से डिफाइंड होती है। और वहीं सिविल और क्रिमिनल लॉ में हमने देखा है कि इनके एक्ट लाइक इंडियन पीनल कोड है या पार्लियामेंट कानून बना रही है, तो उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन है कि किस हिसाब से काम चल रहा है। ठीक है, सो ये चीज समझ में आई कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, अनलाइक जो हम देखते हैं किसमें, सिविल लॉज में देख रहे हैं, जो क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं, उस हिसाब से चीजें यहाँ पे क्या है, डिफाइन नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में यहाँ पे जुडिशरी के जजमेंट्स को देखा जाता है। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, हाउएवर देयर आर कपल्स ऑफ एरियाज ऑफ टॉर्ट्स वेयर कंट्रीज हैव इनेक्टेड स्टैट्यूज लॉ, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो टॉर्ट्स के कुछ कुछ एरियाज में लॉज बन रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट से क्या मतलब है, मोटर व्हीकल एक्ट से यहाँ पे मतलब है, मान लो कि किसी ने गाड़ी की सर्विस अच्छी नहीं दी और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो हम वो कंपनी से कंपनसेशन मांगेंगे। अगर कंज्यूमर को अच्छे से सर्विस नहीं मिल रही, उसको तुम पागल बना रहे हो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सारी चीजें दी गई है। सो ये जो अब जो हम देख रहे हैं, अब कुछ कुछ एरियाज में लॉ बना रहे हैं। सो ये पहले ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के एरिया में ही आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे कॉम्प्रिहेंसिव तो लॉ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज पे अलग अलग कंट्रीज काम कर रही है। लाइक इंडिया में भी मोटर व्हीकल एक्ट है कि अगर गाड़ी का कुछ हुआ तो हम कैसे कंपनसेशन मांगेंगे, अगर कस्टमर को पागल बनाया, उसको सर्विसेज अच्छी नहीं दी, तो हम उसको क्या करेंगे, तो हम उसको मतलब कैसे कंपनसेशन देंगे। तो अब थोड़ा सा लॉ का फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। In tort cases, the victim or claimant claims the defendant or the wrongdoer has conducted the wrongful act or is liable to the injury incurred by the claimant. Primarily, there are three kinds of torts. The wrongful acts can occur either intentionally or negligently on the part of wrongdoer or the defendant is strictly liable for the wrongful act. अब देखो टॉर्ट केस में क्या होता है, जो विक्टिम होता है, जो क्लेमेंट होता है, जो क्लेम कर रहा है, ठीक है, क्लेमेंट क्या कर रहा है, क्लेमेंट एक तरीके से बोल रहा है, क्लेमेंट कोर्ट में बोल रहा है कि देखो मेरा इतना इतना नुकसान हो गया है, और जो दूसरी वाली पार्टी क्या होगी, वो डिफेंडेंट होगी, वो डिफेंडर होगी, वो बोलेगी कि नहीं भैया इसका इतना नुकसान नहीं हुआ, ये पागल बना रहा है। ठीक है, मैं क्लेम कर रहा हूं कि इस पर्सन की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो मैं क्लेम कर रहा हूं, और वो डिफेंड कर रहा है। ठीक है, तो टॉर्ट में क्या होता है कि मैं क्लेम कर रहा हूं और वो अपने आप को यहाँ पे डिफेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब अलग अलग तरह के टॉर्ट्स होते हैं, लाइक इंटेंशनली होते हैं, नेग्लिजेंटली होते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में एकदम डिटेल में समझेंगे। सो एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं हमने क्या पढ़ा है। मैंने आपको बताया कि टॉर्ट वो लॉ है जो कि ट्विस्टेड लॉ है, जिन्हें हम समझा नहीं जा सकता है। जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैं उनमें क्रिमिनल और सिविल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स सिविल की है, इसलिए हम उसको सिविल में कंसिडर कर सकते हैं। टॉर्ट लॉ कहीं पे लिखा नहीं है। टॉर्ट लॉ पे जो केसेस वगैरह फाइल होते हैं वो हम लोग जुडिशरी के प्रीवियस जजमेंट्स को देख के केसेस फाइल करते हैं। लाइक हम इंडिया में देखते हैं कि कानून है, सिविल कानून है, मतलब सिविल लॉज के लिए, क्रिमिनल लॉ के लिए इंडियन पीनल कोड है। वैसे टॉर्ट कहीं पे डिफाइन नहीं है, सब कुछ जुडिशरी के जजमेंट पे बेस्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। प्लस आपको सिविल और क्रिमिनल का आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक इंसान क्लेम कर रहा है, दूसरे अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और मान लो कि अगर मेरा नुकसान हुआ है तो सामने वाला मुझे क्या करेगा, सामने वाला मुझे कंपनसेशन देगा। वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना कंपनसेशन देगा, कि मेरा कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से कोर्ट डिफाइन करेगा। आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। मैग्नेट ब्रेन्स पे आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सिंपली आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग, NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 ये वाली भी चीजें हैं। अब आप पूछेंगे सर एक्स्ट्रा लर्निंग में क्या है। एक्स्ट्रा लर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया है, इट्स ऑल लीगल सीरीज वगैरह है, जिससे कि आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो एक बार एक्स्ट्रा लर्निंग को भी चेक कीजिए।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लास 12 को क्लिक करते हैं तो क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बन गए हैं वो सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो। क्लास 12 के सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखेंगे। सपोज अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते तो आप यहाँ पे आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आप क्लास 12 के लीगल स्टडीज को क्लिक करेंगे तो क्लास 12 के लीगल स्टडीज के वीडियो आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलेंगे, चैप्टर वाइज, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज होंगे। सो आप यहां से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज बताया है, किसी भी क्लास में चले जाइए, किसी भी सब्जेक्ट्स को ओपन कीजिए, इसी तरीके से आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे, चैप्टर वाइज एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, आप जहां से कंफर्टेबल है। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, और यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहे आपको वीडियो तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कॉलेजेस में बताइए, स्कूल में बताइए, अपने ट्यूशन में बताइए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।